देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ की कृषि अनुसंधान परिषद बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। कई राज्यों के कृषि अधिकारी जुड़े, कृषि योजनाओं को लेकर समीक्षा की। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के मतगणना की तैयारी पूरी। सुबह 8 बजे से उखी मठ में मतगणना शुरू होगी और 2 बजे तक संपन्न होगी। मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया। आपदा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क। आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि मुहैया करने के निर्देश। आपदा से निपटने के लिए उपकरणों के प्रपोजल के निर्देश। देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे का एससी ने लिया संज्ञान। रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने शासन से किए हैं सवाल। कई बिंदुओं पर कमेटी ने 15 दिसंबर तक शासन से मांगी रिपोर्ट। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर हिंदू मंत्रों के अंकित होने पर खुशी जाहिर की। केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और कहा, हिंदू धर्म के श्लोकों का अंकित होना बेहद हर्ष के विषय। टिहरी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट। उप जिलाधिकारियों और अधिकारियों को दिए निर्देश। इलाकों में अलाव की व्यवस्था और पालाग्रस्त क्षेत्रों पर चूने के छिड़काव के निर्देश। हिमनद झीलों पर मंडरा रहे खतरे पर अध्ययन जारी। कई संस्थाओं के विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित। उत्तराखंड की 13 झीलों में से 5 झीलें अति संवेदनशील श्रेणी में। मसूरी के अंग्रेजों के जमाने में बना कंपनी गार्डन का नाम बदलकर हुआ अटल गार्डन। शहरी विकास मंत्री और कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। अटल गार्डन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित। श्रीनगर के कई गांवों के पशुओं में फैली भयंकर बीमारी। नाक से खून और पेट फूलने से हो रही पशुओं की मौत। 10 से अधिक बैलों की मौत। पशुपालन विभाग ने क्षेत्रों में भेजी दवाइयां। अल्मोड़ा बस हादसे पर रिपोर्ट होगी तैयार। हादसे पर परिवहन विभाग तैयार करेगा रिपोर्ट। जांच की रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय को सौंपी जाएगी। 4 नवंबर मार्चुला में हुआ था बस हादसा। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं। बता दें आपको, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी वर्चुअल शामिल हुए। कृषि मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ सचिवालय में मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय रखे। आपको ये भी बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की 28वीं बैठक में वर्चुअल तरीके से कई राज्यों के कृषि अधिकारी भी जुड़े रहे। इस बैठक में कृषि योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में जंगली जानवर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात पर भी चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कई कृषि संस्थाओं के कृषि वैज्ञानिक भी बैठक में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। उनका कहना है कि किसानों को जंगली जानवर से कैसे निजात दिलाई जाए, इस बात को लेकर चर्चा की गई है। एक आईसीआर की एक महत्वपूर्ण बैठक में मुझे भाग लेने का मौका मिला और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो हमारे प्रदेश से संबंधित जो समस्याएं थी, चाहे घेरबाड़ की बात हो, चाहे हमारे रिसर्च सेंटर को जिंदा करने की बात हो, चाहे जो हमारा तुमड़ी आलू है जिसकी पूरे देश में डिमांड है उसको शोध के माध्यम से और आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे जैविक खाद की बात हो, डिमांड की बात हो, सभी बिंदुओं को मैंने इस बैठक में उठाया है। और निश्चित ही मुझे पूरा भरोसा है कि इस बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, वो मांगे पूरी होंगी और आने वाले समय में हमारा प्रदेश एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा। इसी
के साथ केदारनाथ उपचुनाव के मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में मतगणना शुरू होगी। मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। इसी के साथ सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में मतगणना शुरू कर दी जाएगी। वहीं मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक संपन्न होगी मतगणना और मतगणना कर्मियों की मतगणना की ट्रेनिंग प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार ने ये सभी जानकारी दी है। बता दें, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के मतगणना के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में मतगणना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांट दिया गया है। मतगणना कर्मियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और लगभग 1:30 से 2 बजे तक प्रक्रिया संपन्न होगी। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन की जो मतदान के पश्चात मतगणना की तिथि जो है 23 तारीख निर्धारित है। उसके लिए सभी जो मतगणना कार्मिक है उनका तैनाती का कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है। उसके उपरांत जो भी वहाँ पर मतगणना के लिए टेबल की आवश्यकता होती है उसकी संख्या निर्धारित किया गया है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहाँ पर 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहाँ पे तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो ARO नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। वही बता दें आपको कि उपनल कर्मियों के मामले में याचिका दाखिल होगी। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां की उपनल कर्मियों के मामले में याचिका दाखिल होने वाली है। सैनिक कल्याण विभाग के सचिव ने यह निर्देश जारी किया है। इसी के साथ चिकित्सा, शिक्षा, लोक निर्माण, आयुष, कौशल विकास, सेवा योजन और सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग को ये निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विभाग दाखिल करेंगे पुनर्विचार याचिका। ये बातें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल होगी और उपनल कर्मियों के मामले में ये याचिका दाखिल की जा रही है। वहीं सैनिक कल्याण विभाग के सचिव ने ये जानकारी, ये निर्देश जारी किया है। बता दें, सैनिक कल्याण विभाग के सचिव दीपेंद्र चौधरी ने निर्देश जारी किया है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, लोक निर्माण, आयुष शिक्षा, कौशल विकास, सेवा योजना और सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं। ये सभी विभाग सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। ये उपनल के 22,000 से ज्यादा कर्मियों को नियमित करने का मामला है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सकारात्मक प्रयासों में जुटा है। मॉनसून सीजन निपटने के बाद अब एक बार फिर से आपदा प्रबंधन विभाग आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी में जुट गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने अभी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और वो इस दिशा में सकारात्मक पहल करें। इसके अलावा पिछले दिनों कई क्षेत्रों में आपदा के बाद लोगों के पुनर्वास और आपदा की भरपाई के लिए मुआवजा राशि मुहैया करने को लेकर भी उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया। उन्होंने ये कहा है कि शासन से इस दिशा में पहल की जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि जिलों में आपदा के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत है उनके लिए प्रपोजल भेजें। इसके अलावा सभी जिलों में जिन उपकरणों की मरम्मत करनी है उनकी समय पर मरम्मत कर
ली जाए और जो उपकरण दुरुस्त हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर ली जाए। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि उनके जिलों में पिछले 10 साल के दौरान किस तरह की आपदा आई है उसका भी विवरण तैयार करें। यहाँ पर आपदाग्रस्त लोगों को प्रशासन की ओर से कैसी मदद की गई इसकी भी जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। कुल मिलाकर आपदा प्रबंधन विभाग अब आने वाले दिनों के लिए सकारात्मक पहल करने में जुटा है ताकि आपदा जैसी स्थितियां आने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। के लिए जनपदों को बहुत सारे प्रकार के उपकरण दिए गए हैं। अब चूंकि आपदा का सीजन निकल चुका है, अब हम लोग सभी जनपदों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी उपकरण दिए गए हैं उसको एक बार पुनः चेक कर लें। जो उपकरण कार्यशील हैं उनको कार्यशील बनाए रखने के लिए जो भी ऑयलिंग, ग्रीसिंग या कोई रिपेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता है उसको कर लें। जो उपकरण खराब हैं उसको मरम्मत कराने का कार्य करें। जो उपकरण की आवश्यकता उनको है उसका प्रस्ताव भेजें हमारे पास ताकि हम उपकरण खरीदने के लिए उनको धनराशि दे सकें या उपकरण खरीद के दे सकें। इसके अलावा आपदा में जो नुकसान हुआ है उसके प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, कुछ प्रस्ताव जनपदों के पास गए हैं। तो जो भी प्रस्ताव हैं हम सभी जनपदों से अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल धनराशि स्वीकृत करने का कार्य करें ताकि जो आपदा से क्षति हुई है उसको भरपाई की जा सके। वहीं ओएनजीसी पर सड़क हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आ रही है ओएनजीसी से जुड़ी हुई। आपको बता दें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर, इस हादसे पर संज्ञान लिया है। वहीं रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने शासन से सवाल भी किए हैं। हादसे के बाद शासन स्तर पर क्या कदम उठाए गए, ये सवाल किया गया है। देहरादून सड़क हादसे के पीछे क्या वजह रही, ये भी सवाल किया गया। बता दें तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। शासन के परिवहन विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भेजने के लिए कहा गया है। और वहीं हरियाणा जेपी इंस्टीट्यूट भी घटना की जांच में जुटी हुई है। बता दें रिपोर्ट आने के बाद घटना के कारणों का पता लगेगा। और 11 नवंबर रात ओएनजीसी चौक पर भीषण हादसा हुआ था। हादसे में सवार 7 लोगों में से 6 की मौत हो गई थी। एक युवक का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। तो बता दें हादसे में 7 लोग सवार थे जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक हादसा, एक युवक की अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें ये बड़ा सड़क हादसा जिस पर अब रिपोर्ट मांगी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में और इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। ओएनजीसी चौक पर यह भीषण हादसा हुआ था जिसमें 7 लोग सवार थे और 6 की मौत हो गई थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त अवस्था में देखी जा रही है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर हिंदू मंत्रों के अंकित के जाने पर खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में बौद्ध धर्म के मंत्र वहां पर अंकित किए गए थे, लेकिन अब वहां पर हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किए गए हैं जो बेहद ही हर्ष का विषय है। उनका कहना है कि हालांकि बौद्ध धर्म से उनका कोई द्वेष नहीं है, लेकिन देवभूमि में ये किया जाना उचित ही है। धन्यवाद करना चाहते हैं और प्रसन्नता अपनी व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने देहरादून एयरपोर्ट के बाहर जो खंबे बनाए गए हैं नए, उनमें हिंदू मंत्रों को अंकित करवाया है। क्योंकि पहले जो खंबे अंकित कराए गए थे उनमें बौद्ध मंत्रों को अंकित करा दिया गया था, जबकि उत्तराखंड सनातनी प्रदेश है, यहाँ पर बौद्धों का उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हम बौद्धों से द्वेष की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका ज़्यादा कोई काम नहीं है और सभी खंभों में बौद्ध मंत्र लिखे गए थे, तो हमने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि ये ठीक नहीं है।
लेकिन हमको प्रसन्नता हुई जब हम अभी आए और हमने देहरादून एयरपोर्ट में जो नए खंभे बनाए गए हैं उनमें देखा कि अब हिंदू मंत्र अंकित कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने भी, सरकार के मंत्री ने या मुख्यमंत्री जी ने अथवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, जिसने भी ये कार्य किया है, हम उनको पूरी उनकी सराहना करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये काम अच्छा हुआ है। साथ ही साथ जो अराइवल के अंदर जो हॉल है उसमें जो बहुत बड़ा फलक बनाया गया है उसमें 4 धाम के साथ साथ ज्योतिर्मठ को भी अंकित किया जाना, ये भी प्रसन्नता का विषय है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और खबर टिहरी जनपद से आ रही है, जहां के 2 दिनों से कड़ाके की ठंड यहां पर देखने को मिल रही है। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो आज से अलाव की व्यवस्था करें। इसके साथ ही सड़कों पर चूना डाले ताकि पालाग्रस्त क्षेत्रों में किसी तरह का आवागमन में दिक्कत न हो। जिलाधिकारी ने कहा है कि आज से पूरे जनपद में पालाग्रस्त क्षेत्रों पर चूने के छिड़काव के साथ ही रैन बसेरा के आसपास भी अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि लोग और बच्चे शीतलहर की चपेट से बच सके। पशुओं के लिए भी खास व्यवस्था की जाएगी ताकि वो भी ठंड से बच सके। जनपद में लगातार 2-3 दिनों से कड़ाके की ठंड और शीतलहर चलने से प्रशासन ने ये कदम उठाया है। आज सभी एसडीएम्स को और ईओस को डायरेक्शन दिए गए हैं, जिसमें कि जगह जगह अलाव चलाने को लेकर आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जहाँ जहाँ रैन बसेरे हैं उनको एक बार निरीक्षण कर लिया गया है, पुनः उनको संचालित करने के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए बताया गया है। और जहाँ जहाँ पालाग्रस्त एरियाज़ हैं वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं और चूना छिड़कने की आदि की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही जो निराश्रित पशु हैं उनके लिए भी छोटे छोटे ऐसे रेंज शेल्टर्स हमने बनाने के लिए डायरेक्शन दिया है, जहाँ पे पशु रह सकें सर्दी में, और अलाव के लिए समस्त जगहों पर व्यवस्था करने के लिए भी ये उसको बता दिया गया है। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। हिमालयी राज्यों में हिमनद झीलों पर खतरे को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। बता दें उत्तराखंड में भी 5 हिमनद झीलों पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए सर्वेक्षण कर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कई संस्थाओं के विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की गई। आपको ये भी बता दें हिमालयी राज्यों में ऐसी 188 हिमनद झीलें चिन्हित की गई हैं। इनमें उत्तराखंड की 13 झीलें भी शामिल हैं, जिनमें से 5 को जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वहीं NIH रुड़की, GS1 लखनऊ और IIRS देहरादून, USDMA और ULMMC की टीम संयुक्त रूप से 2 हिमनद झीलों का अध्ययन व सर्वेक्षण भी कर रही है। टीम में CDEC पुणे और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, IIRS देहरादून, USDMA और ULMMC के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हैं। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उस समय तक काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर लेक काफ़ी हाइट पे होती हैं। तो अगले साल से फिर हमारी टीमें रेगुलर जाएंगी, साथ में एक्सपर्ट एजेंसी जो हैं वो भी जाएंगी, देखेंगी, फिर वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या उसमें सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने हैं या कोई कार्रवाई की जानी है। वहीं अगली खबर मसूरी से आ रही है, जहां की पहाड़ों की रानी मसूरी में अंग्रेजों के जमाने से बनी कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान कर दिया गया है। बता दें मसूरी कंपनी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अटल उद्यान का उद्घाटन भी किया। मसूरी बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी का शॉल और फूल भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी ने कहा है कि मसूरी का अटल गार्डन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि अटल गार्डन में जल्द ही अटल जी की
आदमकद मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अटल जी ने उत्तराखंड का निर्माण किया था और आज उनके सपनों को प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का लगातार विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में कई योजनाओं के तहत उत्तराखंड का विकास हो रहा है। सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं और नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में जल्द नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि तय करेगा। सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है केदारनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जिस तरीके से बेवजह के आरोप कांग्रेस लगा रही है उसे साफ होता है कि कांग्रेस केदारनाथ की सीट हार चुकी है। देखिए, आज एक मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक अजात शत्रु, भारत रत्न और उत्तराखंड राज्य के निर्माता जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया है, आज उनके नाम पर ये गुलामी के प्रतीक अपने गार्डन का नाम चेंज कर अटल पार्क रखा गया है। और जब लोग अटल पार्क को देखने आएंगे, अटल जी का चित्र बाहर देखेंगे, तो जैसा कि प्रेम जी अपने उसने कहा, उनके दिल में उनकी मूर्ति साकार होगी और यही इस व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस काम को मैं आज कर पाया हूं। बिल्कुल, हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा आरक्षण का जो विषय है लगभग अंतिम चरण में है। जैसे ही ये पूरा होगा तो हम चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे। फिर हमारा निर्वाचन आयोग उसकी तिथि घोषित करते ही हम आचार संहिता लगने के बाद पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव हम जल्द कराएंगे। कि हार का परिचायक है, जब वो हारने लगते हैं, कभी वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वो किसी प्रकार की और बात करते हैं, यानी कि अभी उन्हें रिजल्ट नहीं आया और वो अभी से इस प्रकार के बहाने या इस प्रकार की बातें बोलने लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो हार रहे हैं। और हमारे चेहरे से, हमारे आत्मविश्वास से आप समझ सकते हैं कि हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं, क्योंकि देश की हमारे माननीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश में माननीय धामी जी की सरकार ने जो काम उस केदार भूमि के लिए किया है, पूरे प्रदेश के लिए किया है, तो जनता बहुत समझदार है। इन्होंने बहुत हथकंडे अपनाए, झूठ का सहारा लिया, अनेकों ऐसे भ्राम के प्रचार किए, लेकिन इनकी वो जो क्या कहते हो, हांड की गड़िया, क्या बोलते हैं, काठ की गड़िया बार बार नहीं चढ़ती, तो वो काठ की हंडिया खत्म हो गई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये सीट बड़े अंतर से हम लोग जीत रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिस तरह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया, इससे साफ जाहिर है कि जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी के विकास कार्यों से जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ की देवतुल्य जनता ऐतिहासिक जीत के रूप में बीजेपी प्रत्याशी को जितना चाहती है और जनता ने अधिक मतदान कर ये साबित भी कर दिया है। अभी तक की सबसे बड़ी जीत एक केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और पोल परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है, ये बहुत अच्छा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया और मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% पोलिंग बूथों पर हमारी सीट पर तक जीत होगी। और इसी के साथ देहरादून से अतिक्रमण की खबर आ रही है, जहां की फुटपाथों, सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था और आमजन के आवागमन को बाधित करने वाले लोगों के विरुद्ध एसएसपी के निर्देशों पर दून पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया। इस दौरान जनपद के नगर और देहात क्षेत्रों में पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों के फुटपाथों, सार्वजनिक मार्गों पर ठेले और दुकानें लगाकर अतिक्रमण करने वाले
दुकानदारों और ठेली संचालकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई है। इस दौरान जनपद के कई थाने में कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले कुल 84 दुकानदारों और प्रतिष्ठान मालिकों के विरुद्ध कुल 48 अभियोग पंजीकृत किए गए। ये देखिए, हमारी जो सिटी एवं देहात के थाना पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ की एक प्रकार से जो फुटपाथ है जो कि पब्लिक के आवागमन के लिए है, वहाँ पे एक अस्थायी तौर पे अतिक्रमण कर रखा था। फड़ हैं, खोखे हैं या अपनी कोई सामान वगैरह रखा हुआ था और फुटपाथ के किनारे पे, तो उसके विरुद्ध जो है एक व्यापक रूप से अभियान पूरे जनपद में चलाया गया था। उस अभियान के तहत जो है तकरीबन 84 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें कि कुल मिला के 48 मुकदमे और 84 व्यक्ति इनके विरुद्ध एफआईआर जो हमारे बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत है वो पंजीकृत की गई थी। वहीं अब अगली खबर पौड़ी जिले से आ रही है, जहां के विधानसभा श्रीनगर के थैली सैंड ब्लॉक के गंगाऊ, भीड़ा, कोटा, भंडेली जैसे गांवों में आजकल पशुओं में एक भयंकर बीमारी फैल रही है, जिसमें पशुओं के नाक से खून और पेट फूलकर मौत हो रही है। पशुपालन विभाग को अभी तक बीमारी का पता ही नहीं चल पाया है। अभी तक 10 से अधिक बैलों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने पशु डॉक्टरों को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कुछ और भी नहीं किया गया है, यानी कि कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आपको बता दें, ये विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री की है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया है कि उन्होंने जानकारी मिली है उन्हें और उन्होंने क्षेत्र में दवाइयां भेजी हैं और ग्रामीण लगातार उनके संपर्क में भी हैं। आपको सादर में अवगत करना चाहूंगा कि मेरी संज्ञान में यह जैसे ही आया कि थलीसैंड विकासखंड में ग्राम गंगो, भीड़ा, कोटा और मंडेली में कुछ इस प्रकार के बीमारी देखी गई है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पशुओं के नाक से खून और गले में सूजन के साथ पेट में अफारा की स्थिति हो रही है, जिससे कि 8 से 10 पशुओं की मौत की सूचना जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, तत्काल मैंने अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया और तत्काल ही मुझे अवगत कराया गया कि हमारी विभागीय टीम द्वारा वहां पर पहुंच के इलाज की भी कोशिशें की जा रही हैं। मैं पृथ्वीपाल सिंह रावत, ग्राम गंगाओं, विकासखंड थलीसैंड। हमारी ग्राम सभा गंगाओं में पशुओं की बहुत भयंकर बीमारी आ रखी है, जिसमें पशुओं की नाक से खून आ रहा है और पेट फूल रहा है, जिससे कई पशुओं की मौत हो गई है, कई बछड़ों की मौत हो गई है और गांव में बड़ा आक्रोश है। विभाग को बार बार फोन करने के बाद भी विभाग निजी कारणों से हवाला देके लापरवाही में टाल मटोल कर रहे हैं। मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी पर जल्द से जल्द रोकथाम किया जाए और इस बीमारी को रोकथाम के लिए अग्रिम प्रयास। तो चलिए, फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। दीजिए अनुमति। जय हिंद।